हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ऑल आर फाइन. आई एम बैक अगेन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, that is Learn with Guruji. So we are doing the history of class 10 and the topic I am taking today is the romantic imagination and the national feelings. The romantic imagination and national feeling. This is our topic. We will take this topic in a point wise. तो पहला पॉइंट जो है वो आपकी बुक बोलती है कि the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions. तो ये बोलता है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, नेशनलिज्म का मीनिंग आपको बताया था. नेशनलिज्म को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रवाद. क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद. अपने देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति होती है उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है. तो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी, राष्ट्रवाद के जो सेंटिमेंट्स थे, राष्ट्रवाद की जो आपकी भावना थी, वो बोलता है सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके थ्रू नहीं आई. दैट डज नॉट कम थ्रू वॉर्स, युद्ध के थ्रू नहीं आई, और ना ही ये जो थी वो आपकी टेरिटोरियल जो होती है थ्रू आई है. एक्सपेंशन मींस अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज को बढ़ाना, जैसे आज की डेट में चाइना कर रहा है. कभी गलवान वैली पे अपना कब्जा कर देता है, कभी पेंगोंग लेक में अपना जो है वो दावा ठोक देता है. तो उसके ही थ्रू नेशनलिज्म नहीं आता. ठीक है. ये बोलता है कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. क्या होता है? कल्चर जो है, कल्चर किसको बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं संस्कृति को. अब संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं. संस्कृति में आपका पहनावा, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो है वो आपकी संस्कृति में इंक्लूड होती हैं. ठीक है. कल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आइडिया ऑफ नेशन. आइडिया ऑफ नेशन बनाने में कल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया. अब कैसे प्ले किया वो हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे. आर्ट, प्ले, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिज्म फीलिंग्स. तो कल्चर के साथ साथ जो और इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी आपकी आर्ट, उसके बाद आपकी पोएट्री, उसके बाद आपकी जो है वो म्यूजिक. इन सब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया. अब देखिए, म्यूजिक जो है वो उसका एग्जांपल देता हूँ. जैसे मूवीज में बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं. आपने जो है वो चाहे वो LOC कारगिल की मूवी देखी हो, चाहे वो आपकी लक्ष्य की मूवी देखी हो, उसमें जो है देखिए उस म्यूजिक ने कैसे जो है वो, चाहे वो बॉर्डर मूवी हो, उन सब में जो है वो किस तरह से नेशनल फीलिंग जो है वो राइज करते हैं. इस तरह से पोएट्री का भी आपको ही पता होगा. इंग्लिश के बहुत सारे पोएट्स हुए हैं, हिंदी के भी राष्ट्र कवि हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने जो है वो बहुत सारी पोएमें जो थी वो अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत कर जो पोएमें थी वो लिखी थी, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो पैदा की जा सके. इसी तरह से आर्ट जो है वो भी आपकी जो है वो नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करती है. Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalistic sentiments. अब हम क्या करेंगे? हम जो बात करेंगे वो रोमांटिसिज्म की बात करेंगे. ठीक है. हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? रोमांटिसिज्म की बात करेंगे. और रोमांटिसिज्म को हम हिंदी में जो है वो रूहानीवाद बोलते हैं.
जो आपकी रूह से जुड़ा होता है, जो आपकी सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, जो आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है, उसको जो है वो रोमांटिसिज्म कहा जाता है। दिस इज, अब था क्या ये, इसका जो डेफिनेशन है वो आपकी बहुत बुक में बहुत शॉर्ट सी दी गई है। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट, एक तरह की कल्चरल मूवमेंट की, ठीक है, which sought to develop a particular form of national sentiments, जिसने एक पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट्स को जो था वो बढ़ावा दिया, पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया, नेशनल जो आपकी भावनाएं होती हैं उसको बढ़ावा दिया, कल्चरल मूवमेंट थी, ठीक है। नेशनल रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट दैट sought to develop a particular form of nationalistic sentiment. Romanticism artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. अब इसके जो लोग इसको मानते थे, रोमांटिसिज्म को जो लोग मानते थे, वो क्या करते थे, उनका बेसिक आइडिया क्या था? उनका बेसिक आइडिया था कि वो लोग साइंस और रीजन का जो था वो क्रिटिसाइज करते थे, साइंस और रीजन को जो था वो क्रिटिसाइज करते थे। मतलब जो आपने देखा होगा विज्ञान जो है, जो साइंस है, वो लॉजिक देता है किसी के पीछे, ठीक है, विंड में, ठीक है जी। तो रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या पोएट्स थे, ठीक है, आर्टिस्ट और पोएट्स थे, ये लोग जो थे वो क्या करते थे, ये लोग जो थे वो साइंस और रीजन का विरोध करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। साइंस और रीजन का क्रिटिसाइज करने का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं पेड़ से आम जो गिरा वो किस वजह से अर्थ के ऊपर आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। साइंस बोलती है ग्रेविटेशनल फोर्स कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स थी, उसने उसको जो था अर्थ ने अपनी ओर खींचा, लेकिन ये लोग जो है वो उसका विरोध करते थे। ये सेंटिमेंट्स में मेन जो था वो आपका बढ़ावा देते थे। एंड फोकस्ड, और किस चीज के ऊपर फोकस करते थे, फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशन, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ये लोग जो थे वो आपके इन चीजों का बढ़ावा देते थे। इमोशन जानते होंगे आप, रोते हैं, हंसते हैं, कभी आप जो है वो मन मन मुस्कुराते हैं, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी आप जो है वो बहुत सारे, तो इस तरह से इमोशंस के ऊपर ये जो थे वो बिलोंग करते थे। इंट्यूशंस, इंट्यूशंस होती है हमें, जैसे हमारे को कभी कभी सॉर्ट की इंट्यूशन होती है कि ये हम आज ये काम हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, या कहीं आप जो है वो पेपर देने जा रहे होते हैं और आपको लगता है कि आज मेरा सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा होगा, तो वो इंट्यूशन जो है वो आपके अंदर से आती है। एंड मिस्ट्रिकल फीलिंग्स, अब ये मिस्ट्रिकल फीलिंग क्या होती है? मिस्ट्रिकल फीलिंग मींस जो चीजें हमें सामने नजर नहीं आती, जैसे भगवान हमें समझ नहीं आता लेकिन फिर भी हम उसे मानते हैं, तो दैट इज नोन एज द मिस्ट्रिकल फीलिंग्स। उनको ऊपर जो थे वो ज्यादा जोर देते थे। तो यहां तक आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि साइंस और रीजन का ये लोग विरोध करते थे, एंड दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्ट्रिकल फीलिंग्स। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past as the basis of a nation. अब इन लोगों के लिए, किनके लिए? रोमांटिसिज्म वालों के लिए नेशन क्या चीज था, नेशन को कैसे डिफाइन करते हैं ये, या नेशन इनके लिए क्या स्टैंड करता था? तो इनके लिए नेशन स्टैंड करता था, their efforts was to create a sense of shared cultural heritage. इन ये लोग जो थे वो शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज को मानते थे। कल्चरल हेरिटेज जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते? कल्चरल हेरिटेज होता है जो सांस्कृतिक विरासत होती है, उसको जो था वो लोग मानते थे, ठीक है। एंड कॉमन कल्चर पास्ट, इसके अलावा कॉमन कल्चर पास्ट जो है ये हमारे नेशन का जो है वो बेस है, इनके बेसिस पे नेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिंदू संस्कृति में या हमारी इंडियन संस्कृति में जो है वो हाय और बाय का यूज नहीं होता था। हमारी हिंदू संस्कृति में जो था, हमारे इंडियन कल्चर में जो था वो नमस्ते का यूज होता था, और जब से आपको पता है कि कोरोना काल आया है तब से जो है वो हम नमस्ते का यूटिलाइज ज्यादा कर रहे हैं, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं, तो ये हमारा जो है वो कल्चर है। इसी तरह से हम जो थे वो बड़े बुजुर्गों के पांव छूते थे, ठीक है, तो वो क्या था? वो हमारा कल्चर था। तो
तो इस उन्हीं कॉमन कल्चर को जो है ये लोग जो है वो पास जो है वो नेशन का जो है वो बेस मानते हैं कि इन्हीं के ऊपर जो है वो नेशन आपका स्टैंड होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, तो बोलते हैं राम राज्य होना चाहिए। नाउ व्हाट इज राम राज्य? राम राज्य कुछ भी नहीं है। राम राज्य मीन्स जहां हर इंसान को हर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है, कोई भी उस स्टेट में या उस कंट्री में या उस नेशन में दुखी नहीं है, ना वो फिजिकली दुखी है, ना वो मेंटली दुखी है, ना वो इकोनॉमिकली दुखी है, ना वो इमोशनली दुखी है। तो दैट इज द बेस ऑफ द नेशन। इनके लिए इस नेशन की बात जो है वो कही जाती है। अदर romantics such as a German philosopher John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people। अब एक जर्मन फिलोसोफर थे, जैसे आपने बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हमारे, जैसे आप जो है वो अरस्तु का नाम सुना होगा, या आपने जो है वो इंडियन बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर हुए हैं, जैसे आपके जो है वो स्वामी विवेकानंद थे, या आपके जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, या बहुत सारे दूसरे जो है वो फिलोसोफर्स हुए हैं। तो इसी तरह से जर्मन एक फिलोसोफर थे और इन फिलोसोफर का नाम था जॉन गॉटफ्राइड, GOTTFRIED हर्डर, ये इनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। कहां कौन फिलोसोफर थे? ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। कौन थे ये? जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक है, इनका कहना था, इनका जो टाइम पीरियड है वो आपकी बुक में दिया है 1744 टू 1803। ये इनका टाइम पीरियड था 1744 टू 1803, मतलब ये इनका बर्थ ईयर है और ये इनका डेथ ईयर है। इनका मानना था कि अगर कोई भी जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना चाहता है, एनीवन हु वांट्स टू डिस्कवर अ जर्मन culture that should be discovered in a common people, उसको जो है वो आपका कॉमन पीपल के बीच में, जो आम लोग होते हैं उसके बीच में डिस्कवर जो है वो करना चाहिए। ठीक है, ये इनका जो था वो मानना था। और इन्होंने जो है वो आपकी कॉमन पीपल के लिए जर्मनी में एक वर्ड यूज होता है जर्मन लैंग्वेज में, दैट इज नोन एज डेस्क वॉल्क। कॉमन पीपल के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, जर्मन वर्ड है ये डेस्क वॉल्क, ये वर्ड यूज होता है, जर्मन वर्ड है ये आपका कॉमन पीपल के लिए यूज होता है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट आर ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। इनके लिए नेशन क्या था? इनके लिए जो नेशन था, किसके लिए? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के लिए नेशन जो था वो क्या था? वो था आपका फोक सॉन्ग्स। ठीक है, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस और फोक पोएट्री। ठीक है, फोक डांस क्या होता है, फोक सॉन्ग क्या होते हैं? फोक सॉन्ग जो हमारी अलग अलग एरियाज में या अलग अलग कल्चर में जो गाने गाए जाते हैं, दैट इज नोन एज अ फोक सॉन्ग्स। जैसे राजस्थान में आपने घूमर सुना होगा, या जो आपका पंजाब में आपने भंगड़ा और गिद्धा सुना होगा, दीज आर नोन एज द फोक डांसेस। ये फोक डांसेस हैं। घूमर जो है वो फोक सॉन्ग है राजस्थान का। तो ये इसी तरह से फोक पोएट्री, जैसे आपने जो है वो रामचरितमानस पढ़ी हो, चाहे वो आपने जो है वो पढ़ी हो, हनुमान चालीसा पढ़ी हो, ये सारी की सारी जो थी वो या तो ब्रज भाषा में लिखी गई या खड़ी बोली में लिखी गई, तो दैट इज अ फोक
पोएट्री। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आपकी जो है क्या बनाती हैं, वो मिलकर आपकी जो है वो नेशन को फॉर्म करती है। ये सारी चीजें जो है वो नेशन को फॉर्म करती हैं। So collecting and recording these form of folk culture was essential so to project the nation building। और nation building को इनके अकॉर्डिंग nation building के लिए इन फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस और फोक पोएट्री को जो है वो कलेक्ट करना और उनकी रिकॉर्डिंग करना जो है वो जरूरी है ताकि नेशंस को जो है वो बिल्ड किया जा सके। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalistic message to a large audience who were mostly illiterate। क्या बोलता है ये? The emphasis on vernacular language, वर्ड यूज किया इसने emphasis। emphasis का मीनिंग जानते होंगे आप लोग। emphasis होता है किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज पे ऊपर, जैसे कोई वर्ड जैसे हम हाईलाइट करते हैं, बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज आज समझते हैं आप लोग, तो बोल्ड लेटर में लिखते हैं, दैट इज नोन एज emphasis। ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है? वर्नाकुलर होती है द्विभाषी, द्विभाषी भाषा, मतलब जो इजीली समझ में आ जाती है, जो हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर भाषा। एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, और दूसरा आपका कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल पार्ट। इससे हमारे जो प्राचीन नेशनल पास्ट था, जो हमारा राष्ट्रीय, जो हमारे राष्ट्र का पास्ट था, या हमारे देश का जो पास्ट था, या किसी भी देश का जो पास्ट था, वो पता लगता है, बट ऑल्सो टू कैरी मॉडर्न नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। बट ये बहुत सारे आज की डेट में भी मॉडर्न नेशनल फीलिंग्स को जो है वो लार्ज ऑडियंस तक जो है वो पहुंचाता है। और क्योंकि उस टाइम पर जो मैक्सिमम आपकी पॉपुलेशन होती थी, वो पॉपुलेशन कैसी होती थी? वो पॉपुलेशन आपकी इलिटरेट होती थी। अब मैं आपको इसका जो है वो मीनिंग जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आपने जो है वो हमारे जो नोबेल लॉरिएट थे, फर्स्ट नोबेल लॉरिएट गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने, हालांकि उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन बहुत सारा लिटरेचर जो है वो उनका बंगाली लैंग्वेज में भी मिलता है। ठीक है, तो बंगाली लैंग्वेज में को क्यों चूज किया उन्होंने? और ये जो कविताएं लिखते थे, चाहे वो राष्ट्रगान लिखा, चाहे वो बंगाली लैंग्वेज में क्यों लिखा गया? क्योंकि उस टाइम पर और जब गैदरिंग्स होती थी तो वो क्यों गुनगुनाया जाता था, या गाया जाता था, या पढ़ा जाता था? क्योंकि उस टाइम पर जो इससे हमारी एक तो नेशनल फीलिंग्स जो है वो राइज होती हैं, और दूसरा जो है वो क्या होता है कि उस टाइम पर जो है वो जो था वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी, चाहे वो यूरोप की बात कर लीजिए, चाहे वो आप इंडिया की बात कर लीजिए, किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, वो मैक्सिमम आपकी इलिटरेट या अनपढ़ होती थी। इसलिए जो था वो लोगों तक बात जो थी वो ऑडियंस के थ्रू जो था वो मैसेज को कलेक्ट करके जो था वो लोगों तक पहुंचाया जाता था। आज की डेट में जैसे आपके पास जो है वो 24/7 चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स अवेलेबल हैं, नेट अवेलेबल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उस टाइम पर ऐसा, और आज की डेट में आपकी पॉपुलेशन जो है वो एक एजुकेटेड पॉपुलेशन है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, इसलिए जो था वो इनको इकट्ठा करके जो था वो रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाया जाता था, ताकि उनको नेशन के बारे में जो है वो पता लग सके। This was especially so in the case of Poland। और पोलैंड के बारे में जो है वो ये एक केस है जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया,
जो जॉन गॉटिफाइड की हमने जो है गॉटिफाइड हर्डर की जो फीलिंग्स हमने डिस्कस की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो आपका ये पोलैंड वाला हम अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं, ये पोलैंड वाला एग्जाम्पल जो है वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो which had been partitioned at the end of 18th century by the great power। अब पोलैंड को जो था वो 18th सेंचुरी में, ठीक है, मैं आपको इसको करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन में आपसे किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो 18th सेंचुरी में पोलैंड को ग्रेट पावर जो थी, अब ये ग्रेट पावर्स कौन कौन सी थी ये अभी मैं बता रहा हूं आपको। ग्रेट पावर्स में इंक्लूड था आपका रशिया, नंबर 1, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये आपकी ग्रेट पावर्स में शामिल थी। और आपको जो अगर याद होगा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो भी आपका ग्रेट पावर और जो आपका एक्सिस पावर था उनके बीच में ही लड़ा गया था। तो एक्सिस पावर में आपकी ब्रिटेन, जर्मनी, ये एक्सिस पावर में थी और ये 3 आपकी जो थी वो ग्रेट पावर्स में थी। तो ग्रेट पावर्स में जो था वो पोलैंड को इन 3 कंट्रीज ने आपस में डिवाइड कर लिया था। और क्योंकि पोलैंड आपका इन 3 कंट्रीज द्वारा डिवाइडेड था, इसलिए पोलैंड जो था वो एक नेशन स्टेट नहीं था, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इन 3 पावर्स ने 18th सेंचुरी में पोलैंड को जो था वो आपस में डिवाइड कर लिया था। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, लेकिन फिर भी पोलैंड नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन फिर भी लैंग्वेज के थ्रू और लैंग्वेज भाषा के थ्रू और आपकी जो है वो म्यूजिक के थ्रू जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी पोलैंड में, वो आपकी म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू जो थी वो जिंदा रखी गई थी। कार्लो कुर्स्पंस्की फॉर एग्जाम्पल celebrated the national struggle through his operas and musics। इसमें आपका एक एग्जाम्पल दिया है, पोलैंड के एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी या रेवोल्यूशनरी थे, उनका नाम था कारोल कुर्स्पंस्की। ये थे, इनका नाम ये था कारोल कुर्स्पंस्की। इन्होंने ये जो थे वो किस तरह से जो है वो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को इन्होंने अलाइव रखा था पोलैंड में। इन्होंने जो था वो पोलैंड ने नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को जो था वो ओपेरा, जानते होंगे आप लोग, सुना होगा, बैंड होता है, म्यूजिक बैंड होता है ओपेरा, और म्यूजिक के थ्रू जो था वो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को जो था वो इन्होंने इसमें पोलैंड में जिंदा रखा था। Turning folk dances like the Polonais and मुजाका into nationalistic symbols। और इन्होंने जो आगे फोक डांसेस थे, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने पोलोनाइज का, जैसे पोलैंड से पोलोनाइज वर्ड निकला है। पोलोनाइज जो है वो एक लोकल आपका वहां पे डांस होता है, और दूसरा वहां पे जो डांस होता था वो होता था आपका माजूका। इनके थ्रू जो था ये एक्चुअल में जो थे वो फोक डांसेस थे, लेकिन इन फोक डांसेस के थ्रू जो था वो कारोल कुर्स्पंस्की ने जो था वो पोलैंड के नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को जो था वो जिंदा रखा था। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। इसके अलावा आपकी ये तो बात हो गई आपकी म्यूजिक की, ये बात आपकी एक म्यूजिक की हो गई है। यहां पे म्यूजिक का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। नाउ आई एम मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज किस तरह से नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को जो है वो ज्वाइन करती है, हम इसका भी एग्जांपल जो है वो पोलैंड के थ्रू देखेंगे।
After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. क्या हुआ कि जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, या पोलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा जब रशिया के अंडर आ गया, तो वहां जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी आपकी पॉलिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। इस पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मतलब आप ये बोल सकते हैं जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदी को बाहर निकाल दिया गया और ब्रिटिशर्स ने आके इंग्लिश जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी। तो इन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह जो था वो रशियन लैंग्वेज को हर जगह जो था वो इम्पोज कर दिया। मतलब लोगों को रशियन लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. उसके बाद क्या हुआ? 1831 में जो था वो पोलैंड में जो था वो रेवोल्यूशन कर दिया लोगों ने, क्रांति कर दी, लोग क्रांतिकारी बन गए और लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह जब कर दिया तो रशिया ने उसको जो था उस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, रिबिलियन हुआ, एक विद्रोह हुआ और रशिया में जो था वो पोलैंड में एक विद्रोह हुआ। तो रशिया, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट थी तो रशिया ने उसको जो था वो दबा दिया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन फॉर द नेशनलिक रेजिस्टेंस। अब इससे बाहर आने के लिए या लोगों में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स फिल अप करने के लिए, भरने के लिए क्या किया? जो क्लर्जी क्लास थी, ये क्लर्जी क्लास क्या होती है? क्लर्जी क्लास आप क्लास 9 में पढ़ के आए, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्लर्जी क्लास ने क्या किया कि पॉलिश लैंग्वेज को अपनी मदर टंग जो था वो बना लिया। मतलब वो कहीं भी जाते थे, आपस में जब वो बात करते थे तो पॉलिश लैंग्वेज में ही बात करते थे। मतलब लैंग्वेज को उन्होंने एज अ नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट जो था वो यूज किया। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग। इसके अलावा इन्होंने जितनी भी इनकी रिलीजियस गैदरिंग्स होती थी, चाहे वो चर्च में लोग इकट्ठे प्रेयर्स के लिए इकट्ठे होते हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए इकट्ठे होते हो, या जो भी इनके शादी वगैरह होती थी, उसमें जो था वो पॉलिश लैंग्वेज जो थी उसमें ही वो सारी चीजें, प्रेयर्स वगैरह जो थी वो पढ़ी जाती थी। As a result, the large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia. अब रशिया ने इसको दबाने के लिए क्या किया? रशिया ने इसको दबाने के लिए या तो प्रीस्ट जो थे, जो चर्चेस में प्रीस्ट होते, जो पुजारी होते थे, पुजारी मान लीजिए आप एक तरह के, या फादर्स जो होते थे, या तो उनको जेल में डाल दिया या रशिया में एक साइबेरिया का नाम से जगह है वहां उनको भेज दिया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। इन लोगों ने क्या किया था? रशियन लैंग्वेज में जो प्रेयर्स थी उसको पढ़ने से मना कर दिया था। जो लोग पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे वो क्या माने जाते थे? वो ये माने जाते थे कि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट वो लोग जो है वो काम, मतलब वो लोग रशियन डोमिनेंस नहीं चाहते। दे वांट पोलैंड एज अ नेशन स्टेट। अब ये मैं आपको दो बातें बता देता हूं। फर्स्ट जो है वो हाउ लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज एंड म्यूजिक, अगर दोनों क्वेश्चन आते तो 5 मार्क्स के हैं। अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो वो 3 मार्क्स का है। तो लैंग्वेज में सिर्फ आपने पोलैंड का एग्जाम्पल देना है और लिखना है कि किस तरह से लैंग्वेज जो थी उसने नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को जो था वो प्रोड्यूस किया था। तो वहां पे आपको पोलैंड की स्टोरी याद हो जानी चाहिए। ये आपका 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक और बात जो आपको बतानी है, आई हैव गॉट अ वेरी गुड कमेंट फ्रॉम पूजा फ्रॉम तेलंगाना। उन्होंने लिखा है, सर यू आर माई आइडियल, आई एम नॉट एनीबडी आइडियल। मैं किसी का आइडियल नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, आई डोंट नो एनीथिंग, आई जस्ट कंसंट्रेट ऑन द माई स्टडीज। मैं स्टडीज पे कंसंट्रेट करता हूं और नेक्स्ट आपको जो है वो अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा पूजा ने एक और बात लिखी है कि सर गिव मी टिप्स हाउ टू टॉप। तो टॉप करने के लिए बेटा 2-3 चीजें मैंने एक वीडियो बनाई है, एक मोटिवेशनल वीडियो डाली है, आप उसको देखिए। इसके अलावा आपको मैंने जो है आपका कमेंट मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाली है,
आप उस ईमेल एड्रेस पे अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप मुझे उस ईमेल पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।